जय हिंद दोस्तों। आज हम 29 अक्टूबर 2024 विजन एस न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ये उसका आंसर है CBA। और आज ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। ये सारे अगेन PYQ हैं, तीनों के तीनों, तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। और ये मेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी PYQ है 2020 का। हम आर्टिकल सारे कवर कर लेंगे। आप ये पोजीशन में हो जाओगे तो ये सारे आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, आपको ये अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने डाउट और अपने आंसर अपलोड करने के लिए भी अगेन टेलीग्राम ग्रुप का चैट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ भाई, मेरे एंड से रिक्वेस्ट है कि आप ना आंसर लिखिए जरूर, क्योंकि आप लिखोगे नहीं तो इम्प्रूव होने के कोई चांसेस नहीं है, और मेरी मेहनत भी बेकार जाएगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे नीचे से आता है प्लेसेस इन न्यूज है, वही देख लेते हैं कि रिसेंटली ना जॉर्जिया में इलेक्शन हुए थे, और ऐसा माना जा रहा है कि इस इलेक्शन में कुछ जोल हुआ है। तो यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हाँ भाई, कुछ हमें कमेटी बिठानी चाहिए जो इसकी तहकीकात करे। छोड़ो, वो उसका अंदर का मामला है। हम तो बस लोकेशन देख लेते हैं कि जॉर्जिया कहाँ पे है। तो देखिए, ये उसके ऊपर रशिया आता है, और यही ब्लैक सी के बाजू में बगल में बैठा जॉर्जिया है। ठीक है, अब ये जॉर्जिया ना कोकसन रेंज का पार्ट है। यहाँ पे देख लीजिए, स्पेलिंग आपको दिख जाएगा, कोकस रेंज। ठीक है, कोकस यहाँ पे रीजन माना जाता है क्योंकि यहाँ पे कॉकस लोग रहते थे, और यहाँ पे कॉकस माउंटेन रेंज भी है। ओके, कौन से रीजन में आता है? तो देखो, कोकस रीजन को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, एक तो भी ग्रेटर और एक लोअर, या फिर अपर या लोअर, या फिर नॉर्दर्न या सदर्न। ओके, कौन से एरिया में पड़ता है? तो भाई रशिया का कुछ एरिया ले लीजिए, फिर अजरबैजान का ले लीजिए, अर्मेनिया का ले लीजिए, और जॉर्जिया ऑफ कोर्स। तो ये रीजन है कॉकस रीजन। ठीक है, यूपीएससी ने इनडायरेक्टली ऑप्शन में एक बार पूछ लिया है कॉकस रीजन, तो ध्यान देना है कौन सा रीजन है। तो जॉर्जिया, रशिया, अजरबैजान, अर्मेनिया जो मिलकर बनाता है वो कॉकस रीजन। ओके, चलिए अभी देखो, ये अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब भी एरिया न्यूज में है। फिर इसके बाजू में जो लोग पढ़ रहा है ब्लैक सी, कास्पियन सी, ये सब भी न्यूज में। तो ये हमारा फर्ज बनता है सबको हम इजीली देख लें। ठीक है, हम 2-3 दिन से लगातार ब्लैक सी तो कर ही रहे हैं, मेडिटेरियन और ब्लैक सी। ऐसे ही एक सेकंड में बता देता हूँ कि मेडिटेरियन सी है, इसके ऊपर पड़ता है ब्लैक सी, ब्लैक सी के ऊपर पड़ता है अजोव, सी ऑफ अजोव। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी जोड़ते हैं कर्च स्ट्रेट से। फिर उसके नीचे आता है सी ऑफ मरमरा, ये छोटा सा जो है ये सी ऑफ मरमरा है, उसको जोड़ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। फिर उसके नीचे आता है एजियन स्ट्री, तो एजियन सी ऑफ मरमरा को जोड़ता है डर्डनल स्ट्रेट। यहाँ पे आपको दिख रहा है डर्डनल स्ट्रेट। ठीक है, और फिर अगेन एजियन सी के नीचे सी ऑफ क्रेट, और लेफ्ट में आयोनियन सी, और यहाँ पे एड्रियाटिक सी, फिर लिंगुरियन सी, तिहेरियन सी। ये सब हमने कल ही देख लिया, इसलिए अभी देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ब्लैक सी की कंट्रीज को याद कैसे रखना है? तो RGT ब्रू। कैसे याद रहेगा? RGT ब्रू मतलब रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन। RGT ब्रू, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ब्लैक सी की कंट्रीज। अभी कैस्पियन सी, यहाँ पे कैस्पियन सी भी है ना, ब्लैक सी लेफ्ट में, राइट में कैस्पियन सी, तो उसको भी देख लेते हैं। कैस्पियन सी की ट्रिक क्या है? तो काश राई तक, अगेन ये भी क्रोनोलॉजी में है। वो हमने एंटी क्लॉकवाइज देखा था, ये हम क्लॉकवाइज देखेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो कास्पियन सी, और उसकी कंट्रीज कौन सी है? तो भाई काश, काश फॉर कास्पियन सी, फिर राई तक मतलब को R फॉर रशिया, A फॉर अजरबैजान, I फॉर ईरान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, और K फॉर कजाकिस्तान। डन है, ये भी सारी कंट्रीज हो गई। तो देखो, दूसरा इसमें हम छोटा सा चीज क्या याद रखेंगे कि कास्पियन सी में ना दो मेन रिवर आती है। वो रिवर कौन सी है? तो एक है रिवर वोल्गा, और दूसरी है यूराल। ओके, एक है वोल्गा और दूसरी यूराल। फिर एक ये एम्बा रिवर भी आती है, बट ये इतनी बड़ी नहीं है। ये दोनों बड़ी है इसलिए, और एम्बा भी आती है, वो इतनी बड़ी नहीं है बट है, अब ध्यान रख सकते हैं। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कि कास्पियन सी के राइट बाजू पड़ता है हमारा अरल सी, और अरल सी से भी ये जो सी है, ये बॉडी है ना, ये अरल सी है। और इस अरल सी से भी दो नदी निकलती है हमारी, एक है साई दरिया SYR, और दूसरी है अमू दरिया AMU। ये आपको याद नहीं रहता है तो अभी के लिए जाने दे सकते हैं, क्योंकि एक साथ इतना सारा याद शायद ना रहे, बट एक एक स्टेप में याद करिए तो आपको हो जाएगा। मैं भले ही एक गो थ्रू में बता रहा हूँ, आप पोज लेके याद करिए। ऐसे बना दीजिए कि भाई ये रहा कास्पियन सी, अपना कास्पियन सी की वोल्गा और यूराल, और यहाँ पे हम पढ़ाते हैं अरल सी में, अरल सी की अमू दरिया और साई दरिया। ठीक है, और ये जो
अपना ये अरल सी है वो कहाँ पे पड़ता है, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, ये देखो ये कजाकिस्तान का एरिया है, ये उज्बेकिस्तान का। ओके, तो ये दोनों बड़ी वाटर बॉडीज हो गई, ये हमने दोनों देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक और बार मैं बता दूं, तो यहाँ पे वोल्गा, यूराल, यहाँ पे पड़ता है हमारा अंदर बाजू यूराल, अरल सॉरी यूराल क्या, और उसमें से अमू दरिया और साय दरिया। और ये ब्लैक सी को तो आपको पता ही है, 50 बार बताया, पिछले 2-3 दिन में ही हमने इतनी बार देख लिया, तो क्या बताऊं भाई। अभी देखो इसी एरिया में ये ये जॉर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया वाला एरिया ना, ये कॉन्स्टेंटली यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो और हम ध्यान से देख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा, अब ये मैप देख लीजिए, ये है अर्मेनिया, अजरबैजान, दोनों अलग अलग कंट्रीज है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है कुछ रीजन को लेके, जो रेड में मार्क है ना, उस रीजन को लेके, जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख। ये यूपीएससी ने पूछा था, तब बहुत सारे लोगों को नहीं आया था, बट ये एकदम इजी क्वेश्चन था, क्योंकि ये रीजन कॉन्स्टेंटली न्यूज में था। जैसे अभी इसराइल न्यूज में ना, वैसे ये रीजन कॉन्स्टेंटली न्यूज में था, ये आना चाहिए था। ओके, तो ये एक तो हो गया नगोर्नो काराबाख, और दूसरा कौन सा रीजन है, ये देखो, ये जो देख रहे हैं ना, ये रीजन, ये है नक्शिवान। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, एक है नगोर्नो काराबाख और दूसरा है एक नक्शिवान रीजन। ठीक है, और आजू बाजू भाई वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, तो अर्मेनिया में ही 7, फिर तुर्की में नीचे आ जाएंगे तो सिर्फ 1, तो ऐसे याद रख लीजिए, तुर्की से 1, फिर अर्मेनिया से 7, और ईरान के अंदर उर्मिया, अलग अलग है। ठीक है, वो हमने देखा था ना, वो यूराल देखा था, ये उर्मिया है। और यहाँ से एक बड़ी सी रिवर भी पास होती है, तुर्की से निकलती है, फिर जॉर्जिया, जॉर्जिया से होते हुए अजरबैजान, और अजरबैजान से होते हुए कैस्पियन सी में मिल जाती है। वो रिवर का नाम है कूरा रिवर, KURA, कूरा। ओके, ठीक है, चलिए इतना काफी है, हमने A to Z कवर कर लिया है। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कुछ भी जरूरत है। और ये जो नगोर्नो काराबाख मैंने बता दिया ना, इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है कि ये किसका रीजन, किसका रीजन। जैसे हमारा चलता रहता है चाइना पाकिस्तान के साथ, वैसे इन दोनों का भी चलता है। वैसे और भी रीजन है ऐसी लड़ाई के, जैसे जैसे ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, वो है भाई जापोरेजिया, डोनबास, ये उनके बीच में जो लड़ाई चल रही है वो वाला एरिया है। फिर भाई इंडिया वाला देखे, इंडिया पाकिस्तान का देखे, तो हमारा चलता रहता है गिलगिट को लेकर। ठीक है, गिलगित को लेकर। फिर भाई साउथ चाइना सी में तो आपको पूरा का पूरा पता है, कल ही हमने किया है बहुत अच्छे से। फिर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसके अंदर एक कंट्री पड़ती है यहाँ पे, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसकी भी डिस्प्यूट चलती रहती है। उसके एरियाज हैं कीवू, इतूरी, उनकी डिस्प्यूट चलती रहती है युगांडा के साथ, सॉरी रवांडा के साथ, और दूसरी कंट्रीज के साथ छोड़िए, बट उनके साथ चलती रहती है। ठीक है, रवांडा है, युगांडा है, मेनली रवांडा के साथ उनका इशू है। फिर हम इसका देखें, अपना सोलोमन आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड में किसका चलता रहता है, तो भाई ब्रिटेन, ब्रिटेन और अपना ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो मैंने सब के सब डिस्प्यूटेड रीजन बता दिए हैं, किधर से भी क्वेश्चन पूछ ले आपको ये तो आ ही जाएंगे। बहुत ज्यादा हमने टाइम ले लिया, बट यार लोकेशन इतनी सारी थी, कास्पियन सी, ब्लैक सी, नागोर्नो काराबाख रीजन, फिर डिस्प्यूटेड रीजन, तो थोड़ा हो गया। चलिए अभी दूसरी न्यूज देखते हैं। ठीक है, वही सबसे पहली हमारी न्यूज है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। रिसेंटली रिपोर्ट आई है, उसमें सब बात हुई है। रिपोर्ट किसकी थी, तो इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसने भी बोला है कि इंडिया हैवीली रिलायंट करता है क्रिटिकल मिनरल्स के इंपोर्ट के ऊपर, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट क्या हो सकता है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। ऐसा हम बोल रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि लिथियम, कोबाल्ट और निकल, उसको तो हम 100% एक्सटर्नल सोर्सेज से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि ये क्रिटिकल मिनरल जितने भी है ना, इसकी डिमांड ऊपर से बाई 2030 डबल हो जाएगी। अभी देखो जो मैंने नीचे आपको दिखाया ना, ये तो आपको पूरा नोट्स में डाल ही देना है, ये तो काम का ही है, ये आपको याद रखना है। बल्कि ये जो ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, उसमें सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि हाँ भाई 100% हम इम्पोर्ट करते हैं और बाई 2030 डबल हो जाएगा, दैट्स इट। तो इतना ही काम का है, ये टॉपिक काम का है, बट नोट्स के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, टॉपिक क्यों काम का है, तो ऑलरेडी यूपीएससी ने 2020 में मेजर मिनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, 2012 में रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो हो सकता है अभी का जो क्वेश्चन है वो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर आ जाए। ओके, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये क्रिटिकल मिनरल्स है क्या, आपने नाम तो सुना होगा लिथियम, निकल, इन सब का, पर यह है क्या, तो ये ऐसे मिनरल्स हैं जो इकोनॉमिकली बहुत वैल्यूएबल है।
मतलब अगर इसकी सप्लाई रुक जाती है ना तो पूरी की पूरी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ये दूसरी चीजों के लिए रॉ मटेरियल है। इससे सब दूसरी चीजें बन सकती है, अगर ये रुक जाएगा तो दूसरी चीजें बनना ही बंद हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल ही ले ले, जैसे लिथियम, लिथियम आयन आयन की बैटरी बनती है और उस बैटरी को हम कहाँ यूज करते हैं, अपनी ईवी कार में। अभी हम इतना ईवी प्रमोट कर रहे हैं और हम लिथियम बाहर से ले रहे हैं। अब सोचिए अगर लिथियम ही बंद हो जाए तो ईवी बनाएंगे कैसे? ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, सो critical minerals are the minerals which is critical when risk of supply shortage and associated impact on economy is higher than other raw material. Easy language में हम यही बोलेंगे कि critical minerals are the mineral which supplies is very essential for economy higher than other raw material. दैट्स इट। ठीक है, कंसर्न्स क्या क्या है इसके, इसके यूज क्या है, सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो रेन्यूएबल एनर्जी में हम यूज करते हैं सोलर पैनल, विंड पैनल, टर्बाइन, जैसे कि कोबाल्ट और निकल का। फिर सेमीकंडक्टर में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, मेडिकल डिवाइसेस में एमआरआई, जो एमआरआई रिपोर्ट होता है उसमें यूज होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट में, एयरक्राफ्ट में एक्सेट्रा, हर एक सेक्टर में इसका यूज होता है। ठीक है, कंसर्न्स क्या क्या है, ऑफ कोर्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो तो है ही है। एक्स्ट्रा कंसर्न क्या है, तो हम डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना ही क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई को बहुत ही पावरफुली होल्ड करता है। ये जो हम लिथियम की बात करते हैं ना, तो अराउंड 70% के आसपास लिथियम का जो भी सप्लाई है वो चाइना होल्ड कर रहा है भाई। फिर ऐसा अगर हो जाता है तो प्राइस फ्लक्चुएट हो जाएगी, कभी भी ग्लोबल डिमांड ऊपर नीचे होती है, हमें ही कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप सोचिए लिथियम की कॉस्ट बढ़ेगी अगर, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की कॉस्ट बढ़ेगी ना। यस। फिर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है कि ये इंपोर्ट कॉस्ट इतनी सारी है ना कि हम मना भी नहीं कर सकते हैं कि भाई एक ऑलरेडी बहुत कम लोग बेच रहे हैं, अगर हम मना कर दें कि भाई चाइना आपसे नहीं लेना है तो और कोई है कौन देने वाला। इसलिए कि ये इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस है नहीं इस भी सेक्टर में, हमें लेना ही लेना है और वो सामने वाला जो भाव बोलेगा उसमें ही लेना है, क्योंकि हमें नीड है उसकी। और एट लास्ट रेन्यूएबल एनर्जी गोल्स के टारगेट को मीट करने के लिए भी हमें इन सब की जरूरत है। ठीक है, रिपोर्ट ने सजेस्ट क्या किया है भाई, तो हमें खुद डेवलप करनी चाहिए स्ट्रेटेजीज और एसोसिएटेड मिनरल्स को देखना चाहिए और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर हमें एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज करनी चाहिए इन फ्रेंडली नेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, चिले, गाना, साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये सारे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे अच्छे खासे रिजर्व पड़े हुए हैं। इवन जो एबीसी ट्राइंगल है, साउथ अमेरिका का रीजन है जो, वहाँ पे एबीसी ट्राइंगल है। एबीसी ट्राइंगल मतलब अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, उल्टा बना दिया यार मैंने, एक सेकंड, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। तो ये जो ट्राइंगल बनाते हैं ना, इसको हम लिथियम ट्राइंगल बोलते हैं। लिथियम ट्राइंगल क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज में, इन तीनों कंट्रीज में बहुत ही बड़ी मात्रा में हमें लिथियम रिजर्व मिलते हैं, इसलिए लिथियम ट्राइंगल है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कि ये नहीं देखेंगे, दूसरी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहले ये लेना था मुझे एक्चुअली। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप अपने नोट्स में डाल लीजिए, पूरी की पूरी नोट्स में डाल दीजिए, बहुत ही काम का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी आपको मेंस में भी काम आएगा और यूपीएससी प्रीलिम्स में भी ये पूछ सकता है। ऑलरेडी बहुत बार यूपीएससी ने पूछ लिया है। ठीक है, तो भाई रिसेंटली ये रिपोर्ट आ गई है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन डब्ल्यूएमओ की। ओके, इसमें इन्होंने क्या बात की है, तो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच प्रोग्राम के अंदर इन्होंने लॉन्ग लिव ग्रीन हाउस गैसेस को देखा है। लॉन्ग लिव ग्रीन हाउस गैसेस मतलब जो सालों से लॉन्ग लिव, ज्यादा जीने वाले ग्रीन हाउस गैसेस की अर्थ के अंदर ये एक बार आए ना तो बहुत टाइम तक रहेंगे, वो ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसी के उल्टे कौन से होते हैं, तो शॉर्ट लिव ग्रीन हाउस गैसेस जो जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब ये लॉन्ग लिव है तो कितने साल तक रहते हैं, यहाँ पे हम मेनली तीन गैसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक है CO2, दूसरा है CH4 मतलब कि मीथेन, और दूसरा है N2O मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो CO2 है ना वो अप्रोक्सीमेटली 50 से लेकर 200 साल तक रह जाता है। फिर आता है मीथेन, मीथेन अपना 12 साल तक रहता है। और फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड, वो अपना 120 साल तक रहता है, N2O। पर देखने वाली बात क्या है, इन सब का इम्पैक्ट अलग अलग होता है। इम्पैक्ट मतलब हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मतलब कितना इसमें
हिम्मत है, मतलब ताकत है कि ये ग्लोबल वार्मिंग फैला देंगे। तो भाई अगर CO2 की एक है, हम एग्जाम एक मानते हैं, तो जो मीथेन है उसकी 21 है CH4 की, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसकी तो है 310। मतलब आप पोटेंशियल देख रहे हो कि CO2 अगर एक ग्लोबल वार्मिंग, एक यूनिट ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है ना, तो मीथेन 21 कर रहा है, और नाइट्रस ऑक्साइड सो 310 कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये देख लिया है। और अभी ये जो ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन निकला है उसमें क्या बोला कि ये तीनों जो गैस है वो सालों तक रहते हैं, और इसमें हमने जो इन तीनों गैस के लास्ट ईयर्स के डेटा है उनको कंपेयर किया है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के डेटा को। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब 750 से पहले का लेवल। और हमें भाई क्या देखने को मिला, तो ये तीन गैसेस को हम मिला दें और साथ में और ऐड कर दें डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन और डाइक्लोरो डाइफ्लोरो सॉरी ट्राइक्लोरो ट्राइफ्लोरोमीथेन। तो जो ग्रीन हाउस गैस का पोटेंशियल है, हमारा जो रेडिएक्टिव फोर्सिंग है वो 96% तक पहुंच जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा। ये चार ही इतना कर रहे हैं। ये रेडिएटिव फोर्सिंग मतलब क्या हो बता देता हूँ, ठीक है। इतना तो आपको क्लिक हो गया। ओके, अभी रेडिएटिव फोर्सिंग देख लेते हैं। तो देखो कहाँ पे लिखे यार, ये अर्थ है समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ से सन से शॉर्ट वेव्स आ रही है, और अर्थ से भी टकरा के वेव्स वापस जाएगी, वो होगी लॉन्ग वेव्स। बट इन बीच में कोई कोई क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स होंगे, वो इस एयर को ट्रैप कर लेंगे, ठीक है, वो बाहर जाने नहीं देंगे। तो यही जो एलिमेंट्स है उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये जो हीट जा रही होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं। ओके, और ये हीट जो जा रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या हम, तो ये जो अंदर आई ना उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन, और जो बाहर जा रही है वापस रे जा रही है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। अभी देखो रेडिएशन बोल रहे हैं ना, इसमें आपको दिख रहा है रेडिएटिव, तो बस इसी रेडिएशन को जो ट्रैप कर रहा है, मतलब जो रेज बाहर जा रही है उसको जो ट्रैप कर रहा है, और उसका जो पावर है, पोटेंशियल है, उसी को हम बोलते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग। तो ये अब अगर आप तीनों को CFC11 और CFC12 से जोड़ दो ना, तो 96% रेडिएटिव फोर्सिंग करता है। मतलब जितना भी अर्थ इमिट कर रहा है उसको रोकने में काम जो सब लगा रहे हैं, उसमें से 96% यही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है, तो इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया दैट इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम क्लाइमेट सिस्टम। और ये मेजर क्या करता है, हाउ मच दिस गैसेस अफेक्ट द अर्थ एनर्जी बैलेंस, मतलब कितना एनर्जी आया और कितना रेडिएट किया। ठीक है, और यही हमारे प्लानट को वार्म बनाते हैं। ओके, इन शॉर्ट भाई रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है कि अर्थ कितना फोर्स से वो रेज वापस रेडिएट कर पा रही है, वो उसकी रेडिएटिव फोर्स होगी, और इसको जो रोक रहा है वो रेडिएटिव फोर्सिंग एजेंट और ग्रीन हाउस गैसेस होंगे। ठीक है, अर्थ रेज लेके जो इमिट कर रही है वो रेडिएटिव फोर्स है। ओके, ये जो WMO क्या है, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है, 1950 में स्टैब्लिश हुआ था, और इंडिया भी इसका मेंबर है। ओके, अभी हमने रिपोर्ट में क्या ऑब्जर्व किया, तो ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार बढ़ता गया है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स हमने कंपेयर किया ना, तो CO2 का 150% के आसपास हो गया है, मीथेन का 250 के आसपास हो गया है, और नाइट्रस ऑक्साइड का 125 के आसपास। आप ऐसे ही याद रखोगे, ठीक है, 150 250 125। ओके, जो ये लॉन्ग लिव ग्रीन हाउस गैसेज है वो 51% जितने इंक्रीज हो गए हैं, और उसमें से भी 81% जितने में CO2 लीड करता है। ओके, एटमॉस्फेरिक मीथेन को हम देखें तो 3 साल में ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुआ है, सबसे ज्यादा बड़ा है। और क्लाइमेट चेंज को देखें तो ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ते जा रहे हैं, वाइल्ड फायर्स बढ़ती जा रही है, जिससे और CO2 इमिट होता है। जो ओशन है वो कम मात्रा में CO2 को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इससे ग्लोबल वार्मिंग हमारी एम्पलीफाई हो रही है, बढ़ रही है, और ओशन एसिडिफिकेशन भी हो रहा है। डन है, आपको क्लियर हो गया। याद क्या क्या रखना था इसमें, रेडिएटिव फोर्सिंग और कुछ कुछ ये डेटा आपको पूरा याद रखना है, आपको काम आएगा। ठीक है, और ये आप ये भी समझिए कौन सा गैस कितने वक्त तक रहता है एनवायरमेंट में, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ओके, अभी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। तो देखो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसको रिसेंटली 10 साल पूरे हुए इसलिए न्यूज में था। मेन इसका फोकस क्या है, तो ट्राइबल के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करना, और उनके कल्चरल हेरिटेज और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखना, दैट्स इट। ये एक सेक्टर स्कीम है, सेक्टर मतलब इसके पूरे के पूरे पैसे सेंटर से आते हैं 100%। और दूसरी होती है वो होती है स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसके अंदर स्टेट में
और सेंटर में पैसा बट जाता है, दोनों 50-50 कर लेते हैं, 36-70 ऐसा कुछ कैसे भी। और इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ग्रेट। इसके अंदर क्या क्या हमने इनिशिएटिव ले लिए हैं ये आपको पूरा अगेन याद रखना है, ठीक है। ऊपर वाला भी आपको पूरा नोट्स में डालना है, बहुत काम का है, और नीचे वाला भी पूरा कर डालना है, बहुत काम का है। क्यों? क्योंकि दोनों से बहुत बार एमसीक्यू और मेंस में क्वेश्चन आ गए हैं। ओके, देख लीजिए इस स्कीम के अंदर वन बंधु कल्याण योजना के अंदर हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो सबसे पहला प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसके अंदर जो विलेजेस है उसको हम अच्छा बनाते हैं, जैसे कि रोड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज। फिर हमने डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन बनाया है, जिसके अंदर अगेन हम उनके हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन उन सबको देखते हैं। और फिर हमने सपोर्ट किया है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, जो कि अगेन फैसिलिटेट क्या करता है कि अगर कोई ट्राइबल कम्युनिटी को कुछ डॉक्यूमेंट करना है, कुछ रिसर्च करनी है, तो उनमें हम उनका साथ देंगे, ठीक है। दूसरी क्या क्या चीज़ है ट्राइबल्स के लिए? तो हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स। ओके, ये सब आपको पता है। और जनरल बात है ना, वो भी तो भी ठीक है। आपको मेन दो चीज इधर याद रखनी है, एक आदर्श ग्राम योजना और दूसरा डेवलपमेंट मिशन। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आते जाए तो अच्छा है। और क्या किया है हमने, अदर स्टेप्स क्या क्या है ट्राइबल्स के लिए? तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हम ट्राइबल्स को पढ़ाते हैं इसमें, ये 6 to 12 की पढ़ाई होती है। फिर प्रधानमंत्री जनजातीय विकास योजना, इसमें हमारा मेन फोकस क्या होता है कि उधर जो ट्राइबल्स रह रहे हैं वो अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एमएसपी के थ्रू बेच पाए, मतलब कम से कम उस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर भी हम इतना पैसा तो दे देंगे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? जो फॉरेस्ट में ऐसी प्रोड्यूस हो रही है जो ये लोग यूज करते हैं और बेच सकते हैं, वो इसके अंदर इसका भी अभी क्राइटेरिया है, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वही वीडियो लंबी खींचती जाएगी, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा। इसमें बस आप याद क्या रख लीजिए कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, यहाँ पे लिख दो यार, ये बैम्बू जो है, बाम्बू आपको पता ही होगा, ये भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है। ये हमने अमेंडमेंट करके लाया था क्योंकि ये लोग बहुत यूज करते हैं ट्राइबल, तो हमने बोल दिया कि यार यूज करने दो, बाम्बू इज ऑल्सो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फिर एट लास्ट हमने क्या लाया है? तो डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसके अंदर हर एक मिनिस्ट्री जो भी अपना बजट आ रहा है उसमें से एक हिस्सा ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए निकालता है, दैट्स इट। ओके, तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव हो गए, गवर्नमेंट ट्राइबल्स के लिए क्या कर रही है वो काम के, ठीक है। अभी ट्राइबल्स का डेटा देख लेते हैं। इंडिया के अंदर पुराना डेटा है, 2011 का डेटा है, बट फिर भी अभी के लिए तो वही काम का है क्योंकि नया डेटा तो आएगा 25 में। तो भाई शेड्यूल्ड ट्राइब इंडिया के अंदर 8.6% के आसपास है। कितनी शेड्यूल्ड ट्राइब से? नंबर्स ऑफ, तो 730 जितनी शेड्यूल्ड ट्राइब है एज पर आर्टिकल 342। और इस 370 में से भी 75 जितनी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का पार्ट है। ओके, इसको भी आपको अपने इंट्रो में यूज कर सकते हैं, तो नोट्स में डाल देना है, ठीक है। इसको आप अपने इंट्रो में यूज कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी भाई सबसे बड़ी न्यूज़ है हमारी, आज हम इसको ही डिस्कस करने वाले थे, हैं सबसे बड़ा, कि सर्टिन ने रिलीज किया है एडवाइजरी टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑनलाइन स्कैम, कि आजकल बहुत ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, आप तैयार रहिए, बच के रहिए। सर्टिन क्या है? तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। और इन्होंने हाईलाइट किया कि भाई अभी अभी बहुत से किस्से बढ़ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के, तो आप ध्यान रखिएगा। इवन 2022 में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसने भी ये बताया था कि सिर्फ 2022 में 17,000 से ऊपर साइबर क्राइम के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। अभी तो मैं मानता हूँ कि अभी ये नंबर डबल हो चुका होगा क्योंकि ये 22 का डेटा है, ये 24 चल रहा है, वो भी खत्म होने को है। ओके, चलिए अभी साइबर क्राइम है तो देखो 2013 से लेकर के 24 तक हर साल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन आया है, तो हमारा फर्ज बनता है इसको एकदम ध्यान से करें। और ये डिजिटल अरेस्ट सब कुछ समझ लेंगे, पहले देख लेते हैं क्या है, ठीक है। साइबर तो आपको पता है, जो काम ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। इसमें साइबर क्राइम में चीटिंग कैसे कैसे होती है, कैसा क्राइम हो सकता है? तो भाई 5 टाइप की चीज है, 4 टाइप की, सॉरी। एक साइबर क्राइम हो सकता है, ओके। फिर दूसरा साइबर एस्पियोनाज हो सकता है, एस्पियोनाज मतलब डेटा को आपको चुरा लेना, लीक कर देना। तीसरा साइबर टेररिज्म हो सकता है, कि ऐसी ऐसी बातें फैलानी जिससे हेटरेट बढ़े और लोगों के बीच में अशांति हो जाए, टेररिज्म जैसा बात। और एट लास्ट चौथा हो सकता है
साइबर वॉरफेयर, कि कायदे से लड़ाई कर रही है दो कंट्रीज एक दूसरे के सामने, साइबर वॉरफेयर। ये जो साइबर वॉरफेयर है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रे वॉर जोन वॉरफेयर या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सब आप बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है लिंकेजेस बनाना, कि आप एक चीज पढ़े हो ना तो दूसरी पढ़ते वक्त आप ये याद कर रहे हो, तो ये पार्ट होता है साइबर वॉरफेयर में। अब ये सब चीजें वो करते हैं कैसे भाई, क्राइम तो देख लिया, एस्पियोनेज भी देख लिया कि डेटा की चोरी, ये सब कैसे करते हैं, तो ये सब उसके मैकेनिज्म्स है, उसके वेज है। ठीक है, कि इस तरीके से ये होता है। बहुत सारे वेज है, क्योंकि मैं समझाने रहूंगा ना कल हो जाएगा, ये तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, इतनी सारी वेज है चीटिंग करने की कि पूछो मत, और रोज नहीं निकल रही है। सबसे पहले इसमें वही देख लेते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। यार बताओ, वही मैंने मिस कर दी है ऊपर, यहाँ पे देख लेते हैं डिजिटल अरेस्ट। इसमें ना समझ लीजिए कि आपको वीडियो कॉल आता है और आपको ऐसा कुछ कुछ झूठ मूठ बोला जाता है कि आपके ऊपर ये केस चल रहा है, ये वो, और उस वीडियो कॉल में बंदा बैठा होता है, वो कौन होता है कि भाई आईपीएस कोई बैठा है या फिर कोई सीबीआई का हेड है, ऐसा सब बताते हैं, कायदे से पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ, डुप्लीकेट सब उधर बैठा हुआ दिखाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो ईमानदार लग रहा है, सही है लोग ये। और फिर ये आपको धमकी देंगे कि भाई आपने ठीक नहीं किया, आपके बैग से ये ड्रग्स मिले थे, या फिर आपका पासपोर्ट, या कुछ भी ऐसा झूठ मूठ बोल देंगे। और फिर बोलेंगे कि अगर आपको बचना है ना तो इतने पैसे दे दीजिए, फिर आप पैसे दे दोगे, फिर आपके साथ हो जाएगा फ्रॉड, क्योंकि कायदे से वो लोग डुप्लीकेट हैं। इसी चीज को हम बोल रहे हैं साइबर अरेस्ट, सॉरी डिजिटल अरेस्ट, कि वीडियो कॉल के थ्रू आपको पकड़ा जाता है, कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आपके ऊपर वारंट निकल रहा है, डिजिटली वैसा बोला जाता है, तो वो है साइबर अरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियरली बताया कि ऐसा कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, और कभी भी कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको फोन करके पैसा नहीं मांगेंगे कि भाई पैसा दे दो अगर आपको बचना है तो। करप्शन होता है बट इस तरीके से भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिजिटली बेवकूफ बनाते हैं, हमें ध्यान देना है। और क्या क्या चीजें हो सकती है, फिर देखो डीप फेक तो आपको पता ही है, वो डुप्लीकेट वीडियोस बनाते हैं, हीरोइंस के काफी बने तो आपको पता है। फिर हैकिंग भी आपको पता है कि हाँ भाई हैकिंग होती है, कि आपका फोन कोई और हैक कर लिया है। फिर होता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, कि आप जैसे मछली नहीं पकड़ते कि चारा डालते हो, ये चारा ऐसे डाला होता है वो अपने धागों में बांध के, सेम वैसे फिशिंग भी वही है, कि आपको चारा डाला जाएगा, ईमेल आएगा या मैसेज आएगा कि आप इतने पैसे जीत चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो चारा है। फिर आप जैसे ही रिप्लाई बोलोगे, बोला जाएगा यार आप जीत तो 1 करोड़ गए हो, बट वो 1 करोड़ आपको अगर चाहिए ना तो आपकी आइडेंटिटी दीजिए, आप अपना एड्रेस दीजिए, फिर आपको बोलेंगे कि आप हमारे लोकेशन से बहुत दूर हैं, तो आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। फिर हम आपके घर पे आएंगे, आपसे मांग लेंगे कि भाई एक काम करो, आप 1 लाख रुपए दे दो ताकि हम आपके तक पहुंच जाए, फिर 1 करोड़ में से काट लेना, और आप अगेन बेवकूफ बन जाओगे। फिशिंग है ये। फिर होता है मालवेयर। मालवेयर मतलब कि आपके सिस्टम में चोरी छुपे से घुस जाना, जैसे वायरस होता है ना, चुपके से आ गया, उस वायरस के जैसा ही वॉर्म होता है, उसके जैसा ही ट्रोजन होता है। ये सब नाम है अलग अलग। ठीक है, ट्रोजन तो कहानी से रह, छोड़ो यार नहीं बताता हूँ, वही लेट हो जाएगा। तो ट्रोजन भी कहानी है, इन शॉर्ट चोरी छुपे आ जाना है। फिर स्पाईवेयर है, चोरी छुपे। फिर जेक्स जेफ कॉपी है, इसमें आपको कॉपी कर लेता है आपका डेटा सारा का सारा। फिर एक रैंसमवेयर है इसी के जैसा। रैंसमवेयर में क्या है कि लोग आपका डेटा, आपके अंदर चोरी छुपे घुसेंगे। ठीक है, वेयर है, मालवेयर का पार्ट है, वेयर है, तो चोरी छुपे तो घुसेंगे ही घुसेंगे। और उस घुसने के बाद आपके डेटा को वो कर देंगे लॉक, और ऐसे ही लॉक नहीं करेंगे, फिर बोलेंगे कि भाई अगर आपको छुड़वाना है ना तो इतनी रैंसम दीजिए, इतना पैसा दीजिए, तब जाकर आपका डेटा छोड़ेंगे। ये हम जोशो का डेटा नहीं डेफिनेटली लॉक करते हैं, हम तो बोल देंगे भाई ले जाओ, बट वो महंगे महंगे लोगों का डेटा करते हैं लॉक, जिसके डेटा की करोड़ों में वैल्यूज हो, तो ये फिर पैसे देते भी हैं कि लो भाई इतना पैसा ले लो। फिर होता है क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग क्या है, दो नाम से है ना, क्रिप्टो और फिर जैक। तो आपके कंप्यूटर को हैक कर कर ले कोई, और फिर आपके कंप्यूटर का यूज करते हुए कोई क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर ले, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो जैकिंग। आप बोलोगे मेरे कंप्यूटर से क्यों करे, क्योंकि बहुत ही बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इसलिए वो हैक करके करते हैं। ओके, इतना मैंने आपको समझा दिया, ये टाइप्स हैं कि किस तरीके से यूज किया जाता है ये सब चीजें करने के लिए। ओके, फिर एक और क्या है, ये एक और न्यू है कि डिनायल ऑफ सर्विसेज। ये हमने ऑलरेडी वैसे कवर किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि समझ लीजिए कि वेबसाइट कोई है, ये लोग वेबसाइट पे आर्टिफिशियली इतने सारे लोग भीड़ कर देंगे, इतना भीड़ कर देंगे कि आपकी वेबसाइट चिपकने लगेगी।
आपकी वेबसाइट लोड ही इतनी होगा कि इतनी सारे लोग अगर ट्रैफिक आ गया तो लोड होती रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी होता है ना कि आप एक साथ बहुत सारा लोड डाल दोगे तो काम नहीं करेगा, सेम वेबसाइट में होता है, एक साथ इतना सारा ये लोग आ जाता है, ट्रैफिक बना देते हैं तो वेबसाइट रुक जाती है। फिर वो बोलते हैं कि अगर ये हटाना है ना तो इतने पैसे दीजिए तब जाके मैं ट्रैफिक हटाऊंगा। फिर ये टेररिज्म पता है, स्टॉकिंग, अगर कोई लड़की को लगातार कोई लड़का ऑनलाइन पीछा कर रहा है, स्टॉक कर रहा है बार बार, लाइक कमेंट मैसेजेस, तो उसको ऑनलाइन स्टॉकिंग बोलते हैं। इट इज क्राइम ऑल्सो। फिर वही रोमांस स्कैम हो सकता है कि कोई लड़की का या लड़के का यूज करे, ये हनी ट्रैप भी दोनों सेम है कि लड़की का यूज करते हुए आपको बेवकूफ बनाया जाए फिर पैसा उठाया जाए, तो वो है रोमांस स्कीम या फिर हनी ट्रैप। और फिर डेटा ब्रीच हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन थेफ्ट, ये फिर मैन इन मिडल अगेन, चोरी छुपे आ जाएंगे, फिर पैसा खा जाएंगे, फिर वेब क्रॉलर चोरी छुपे आ जाएंगे, फिर हैक्टिविज्म सेम है, हैक कर लेना। ये हैक्टिविज्म पूरा का पूरा बड़ी टर्म है। तो मैंने पूरा आपको बता दिया कि ये वेज हो सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको कुछ कुछ बता दूं। तो भाई एक एग्जांपल है हमारा पेगासस सॉफ्टवेयर। पेगासस सॉफ्टवेयर क्या था कि किसी को पता नहीं था और सबके फोन में घुसा हुआ था और ये सबका डेटा लीक कर रहा था। ये इजराइल ने बनाया हुआ था पेगासस सॉफ्टवेयर। ऐसा बोला है कि इंडिया गवर्नमेंट भी ये यूज किया है। फिर एक और क्या है, वनाक्राई। वनाक्राई ये भी एक साइबर अटैक था। दो मैंने बताया, बाकी आप खुद अगर चाहो तो लिख सकते हो। फिर एक मुंबई के ऊपर भी हुआ था, फिर आधार के ऊपर भी हुआ था, जब अपना जो आधार डेटा है उसके ऊपर भी साइबर अटैक हुआ था। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, बहुत सारे अटैक देख लिए। अभी पब्लिक कर क्या सकती है, रिकमेंडेशन क्या है? तो सबसे पहले तो भाई पब्लिक में अवेयरनेस लाइए कि ऐसा होता है तो आप ध्यान रखें। इसके लिए हम बहुत सारे इनिशिएटिव भी लेके आए हैं, जैसे कि साइबर स्वच्छता भारत अभियान, फिर स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, फिर इवन आप केबीसी अगर देख रहे हो, कौन बनेगा करोड़पति, वहां पे बीच बीच में अमिताभ बच्चन बोलते हैं, जो आरबीआई का काम है, जानकार बनिए, सतर्क बनिए, अपना पिन और ओटीपी किसी को न दें। फिर ये पब्लिक अवेयरनेस होगी और उनकी वेज होगी, ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। फिर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन आप कीजिए आईटी एक्ट 2000 का, फिर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का, फिर बुडापेस्ट कन्वेंशन पे ऊपर काम कीजिए। ये अभी के लिए इकलौता कन्वेंशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे साइबर सिक्योरिटी को देखता है, ठीक है, बुडापेस्ट कन्वेंशन। और फिर इनोवेटिव मेजर्स भी है कि भाई आप साइबर इंश्योरेंस लेके आइए कि भाई साइबर क्राइम की वजह से अगर किसी का नुकसान हो गया है तो उसका भी एक इंश्योरेंस लेके आ जाइए। फिर आप साइबर सिक्योरिटी एक्ट बनाइए, एक अलग से एक्ट जो कि सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की बात करता हो। अभी के लिए हम दूसरों में इसको कवर करते हैं। तो ये हो गई हमारी रिकमेंडेशन। और इंडिया ने क्या क्या कर लिया है, तो भाई कहाँ पे लिखूं यार, हाँ भाई, इंडिया ने I4C बनाया है, फिर इंडिया ने सर्ट इन बनाया है, फिर इंडिया का इनिशिएटिव है कि साइबर सुरक्षित भारत। ओके, बाकी भी बहुत सारा है अभी, फाइन है भाई, इधर देख लीजिए, ये न्यूज़ यहाँ से कवर कर देते हैं। तो देख लो भाई, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, तो डिजिटली आपको पकड़ा जाए, बंदा बोलेगा मैं सीबीआई से हूँ, टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, एक्सेट्रा। इसके थ्रू रिसेंटली इंडिया में अराउंड 120 करोड़ जितना नुकसान हो चुका है। 2025 के ही फर्स्ट क्वार्टर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं, तो इसलिए आप चिंता मुक्त रहिए और ऐसा अपना डेटा सबको ना दिए। और ये जो गुनाह कर रहे हैं वो गुनेगार होते कहाँ से हैं यूजुअली, तो ये म्यांमार से, लाओस से, कंबोडिया से, एक्सेट्रा जगह से होते हैं। यहाँ से ही क्यों होते हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली कवर किया था थोड़े दिनों पहले कि इस एरियाज में चल रही है साइबर स्लेवरी। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये साइबर स्लेवरी क्या होती है भाई। डिसअपॉइंट मत करना भाई, हमने 2-3 बार की है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। साइबर स्लेवरी क्या होती है प्लीज बता देना। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है साइबर क्राइम के रिलेटेड, तो ट्रेन और क्वालिफाइड मैन पावर हमारे पास नहीं है, फिर अवेयरनेस लिए लोगों के अंदर, और साइबर का कल्चर भी नहीं है। ओके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, तो I4C है, सर्टिन है, फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, और टोल फ्री नंबर भी हमने बनाया हुआ है 1930। आप कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं और डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से काम करता है। हाँ, फिर ये देख लेते हैं कि इंडिया स्पेन जॉइंट स्टेटमेंट आया है रिसेंटली। स्पेन के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए थे, इसलिए न्यूज़ में था। ये 18 साल वाला है और ये फर्स्ट विजिट था बाय स्पेनिश प्रेसिडेंट टू इंडिया आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ कोर्स। इस मीटिंग्स के भाई किन आउटकम्स क्या निकले, डिफेंस में हमने तय किया कि वडोदरा के अंदर हम अपना बनाएंगे C295 एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए असेंबली। ओके, ये एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है।
फिर इन्वेस्टमेंट के हम इन्वेस्टमेंट के लिए फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बना दिए हैं कि ताकि दोनों कंट्री एक दूसरे में इजीली इन्वेस्ट कर पाए। फिर हमने स्पेन में अपना कॉन्सुलेट खोला है और स्पेन ने हमारे यहाँ पे उनका काउंसलेट खोला है। काउंसलेट मतलब क्या है, तो उनकी ऑफिस यहाँ पे, दैट्स इट। जैसे एम्बेसी होती है ना, वैसे ही काउंसलेट होती है। अब ये जो एम्बेसी और काउंसलेट, उसमें मेन फर्क क्या होता है, तो देखिए ऐसा समझ लीजिए कि जो एम्बेसी है ना, वो बड़ी टर्म है, बड़ी होती है, ये मेन टॉपिक को देखते हैं कि बड़े बड़े डिप्लोमेट आएंगे, वो डिप्लोमेटिक बातें करेंगे। और जो काउंसलेट होती है ना, वो छोटी टर्म होती है, ये बड़े बड़े सिटीज में होती है। ये जो एम्बेसी है वो तो सिर्फ कैपिटल में ही होगी, जैसे दिल्ली में ही होगी। और जो काउंसलेट है वो दूसरी जगह पे ही खुल सकती है, जैसे यहाँ पे ही खुल रही है ना, बेंगलोर में। इसका मेन क्या होता है, तो दूसरे कोई हमारे सिटीजन्स हैं उनकी हेल्प करना, कुछ और छोटी मोटी डिप्लोमेसी करना, एसेट्रा। मेजर तो वही है कि जो सिटीजन्स है ना, उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जो भी होस्ट कंट्री है। तो 2 काउंसलेट खुल रहे हैं, हमारा बार्सिलोना में और उनका बेंगलोर में। ओके। फिर कल्चरल कॉपरेशन में हमने रिसेंटली बोला है कि 2026 इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर होगा, ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म और एआई होगा, सॉरी। और हमने प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम 24 to 28। ग्रेट, बढ़िया है। बायोलेटरल रिलेशन देख लेते हैं, तो 56 में हमारा भाई रिलेशन साइन हुए थे, स्टैब्लिश हो गए थे। डिफेंस टाई हम C295 एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक में देखे तो यूरोप के अंदर ये हमारा 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। फिर मल्टीलेटरल और ग्लोबल कोऑपरेशन के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कैंडिडेचर को ये सपोर्ट करता है, और हम उनके कैंडिडेचर को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई। और दूसरा आगे ये एड्रेसिंग हम दोनों साथ मिलकर करते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, काउंटर टेररिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके ओके। बेकार न्यूज़ है ये, अगर पूछा भी जाएगा ना, बहुत सारा डेटा आपके पास है नहीं, बस यही काम आएगा कि इसके अंदर से आउटकम क्या क्या निकले हैं, ठीक है। चलिए अभी ऊपर जो न्यूज़ रह गई थी उसको देख लेते हैं। छोटी सी न्यूज़ है कि इसरो ने और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने साइन कर दिया है कि स्पेस के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाएंगे, दैट्स इट। अभी बायोटेक्नोलॉजी तो आपको पता है वो मेडिकल के साथ जुड़ी हुई है, और स्पेस के अंदर वो मतलब स्पेस के अंदर हम ये चीज़ें करने वाले हैं, जैसे कि स्टडी हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एडेप्ट, फंक्शन एंड इवॉल्व इन माइक्रोग्रेविटी कंडीशन। इसका फायदा क्या होगा, तो इन फ्यूचर स्पेस के अंदर ह्यूमन सर्वाइवल कैसे हो, इजी हो, कोई डिजीज आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना, वो सब हम देख पाएंगे। स्पेस बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या क्या है भाई, तो क्रिस्टल ग्रोथ, प्रोटीन कैसे ग्रो होता है वो हम देख पाएंगे। फिर ड्रग डेवलपमेंट कैसे करना वो हम समझ पाएंगे। फिर रेडिएशन रिसर्च को देखें तो नासा ने भाई अपना मिशन छोड़ा हुआ है बायो सेंटिनल, जिसका मेन फोकस क्या रहेगा, ये काम करेगा कि हाउ ह्यूमन सेल्स विल रिपेयर डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन स्पेस। ओके। फिर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी काम आएगा, जैसे कि बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन मतलब क्या है भाई, तो देखो बायो शब्द से ही आपको पता चल रहा है कुछ नेचुरल हो रहा है। रेमिडिएशन मतलब क्या, कि नेचुरली उस चीजों को किसी को भी साफ करना, मतलब बायो रेमिडिएशन। जैसे कि पानी हो गया, सॉइल हो गई, एसेट्रा। तो हम इधर एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में क्या करेंगे, बायो रेमिडिएशन का यूज करते हुए देखेंगे कि जो मार्स और मून की रेगोलिथ है, मतलब रेगोलिथ क्या होता है कि सॉइल, पत्थर, एसेट्रा एक जगह पे इकट्ठा होकर जो डिपॉजिट बन जाता है, उसको हम रेगोलिथ बोलते हैं। तो इस रेगोलिथ को हम इनटू सॉइल क्या कन्वर्ट कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ के थ्रू, तो हाँ भाई कर सकते हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं इस मार्स और मून के अंदर। फिर डिजीज मॉडलिंग में कि ऊपर स्पेस में जाकर अगर किसी को कोई डिजीज होता है तो उसको कैसे ट्रीट करना। फिर बायो रीजनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि वेस्ट रिसाइकलिंग कैसे करना, अर्थ को कैसे सस्टेनेबल बनाना, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करना, एक्सेट्रा। इंडिया के इनिशिएटिव क्या क्या है इसी फील्ड के अंदर, तो एक्सियम फॉर और गगनयान मिशन। एक्सियम फॉर क्या है, तो एक्सियम करके एक कंपनी है, यूएस की कंपनी है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाली है, आईएसएस में जाने वाली है। तो इनके साथ हम भी अपना एक बंदा भेजेंगे, शुभांशु शुक्ला, दैट्स इट। यही आपको याद रखना है। फायदा क्या होगा, तो ये पहला हमारा शख्स होगा इंडिया वाला जो कि स्पेस में जा रहा है और अगेन वापस भी आएगा। और ये हमें फायदा क्या मिलेगा, जो गगनयान हमारा मिशन है ना, उसमें ये हमें इनसाइट्स काम आएगी कि अच्छा स्पेस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। न्यूज में अब क्वेश्चन में आएगा तो क्या आएगा कि एक्सियम फॉर किसका मिशन है, क्या ये इंडिया का मिशन है? नहीं, इंडिया का मिशन नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है, उसका मिशन है, बट इंडिया का व्यक्ति इसके अंदर जाएगा जरूर, हमने पार्टनरशिप की हुई है। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या क्या, गगनयान तो आपको पता ही है ना कि हम आसमान में जाने वाले हैं, लिए हुए हैं और फिर वापस भी आ जाएंगे, ये मैंने बहुत बार बताया है तो मैं बता नहीं रहा हूँ।
फिर ग्लोबल इनिशिएटिव क्या क्या है, तो स्पेस बायोलॉजी प्रोग्राम, फिर बायोलैब यूरोप की स्पेस ब्रीडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी स्पेस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स लाइक चाइना ने जो अपना बनाया है वो। ओके ओके यार, ये इतना काम का नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप एक्सियोम याद रखना, और ये बायो रेमिडिएशन जैसी टर्म। फिर ये रेगोलिथ क्या होता है वो भी। और देखो वैसे तो रेगोलिथ याद रखना भी आसान है, क्योंकि रेगो का मतलब होता है रेत, सॉइल, और लिथ का मतलब क्या होता है, तो पत्थर। तो इन सब से जो रिपोजिटरी बनी है वो है रेगोलिथ। ओके चलिए आगे देखते हैं, अभी शॉर्ट न्यूज है हमारी। सबसे पहला है सांबार लेक। सांबार लेक कहाँ पे पड़ती है, तो राजस्थान में पड़ती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट सलाइन लेक है, ये एक रामसर साइट भी है, और यहाँ पे हर साल थाउजेंड्स ऑफ मात्रा में माइग्रेटरी बर्ड्स आती है फ्रॉम नॉर्दर्न एशिया टू सर्बिया बिटवीन नवंबर टू फरवरी। ओके, न्यूज में क्यों था भाई, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो ये जो सांबार है ना, ये नाम किसके ऊपर से पड़ा है, तो एक डीटी है शाकंभरी डीटी, माता शाकंभरी, जो कि चौहान राजपूत जो है उनकी कुल देवी माना जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने वाली माता माना जाता है, डीटी माना जाता है। ठीक है, चौहान राजपूत आपको पता होगा मेन हिंदू डायनेस्टी ऐसा समझ लीजिए, सबसे पावरफुल एट द एंड पृथ्वीराज चौहान के ही अंदर थी, और उनकी जब हार हो जाती है बैटल ऑफ टेरेन सेकंड में, बैटल ऑफ टेरेन सेकंड में, तब जाके इस्टेब्लिश होता है गुलाम वंश, और तब जाके शुरू होता है हमारा दिल्ली सल्तनत का पीरियड, जो कि एक इंडिया को नई हिस्ट्री दे देता है। ये में जो मैं गुलाम वंश बोला ना, गुलाम वंश मतलब क्या, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी मतलब क्या, मामलुक डायनेस्टी, सब कुछ एक ही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो जो शाकंभरी देवी है वो चौहान की प्रोटेक्टर डीटी माना जाता है, उनको प्रोटेक्ट करने वाली। ओके, न्यूज में क्यों था ये लेक, सांबार लेक, तो रिसेंटली सांबार लेक में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है, और बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा हो गई है, बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो हुए हैं, और इसी की वजह से, इस बैक्टीरियाज की वजह से यहाँ पे जो बर्ड्स आई ना उनको बीमारियां हो गई, और मोर देन 40 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हो गई, इसलिए न्यूज में था। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, ये अपने नोट्स में डाल लेना, ये पूरा का पूरा काम का है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी ने लेक्स के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ओके, फिर दूसरी न्यूज है टर्मरिक। तो रिसेंटली स्टडीज ने बताया कि जो टर्मरिक है उनके साथ भी भाई चीटिंग हो रही है, लोग लेड क्रोमेट मिक्स कर रहे हैं। ओके, टर्मरिक क्या होता है, तो ये रिजोमेटस हर्ब है। रिजोमेटस हर्ब मतलब क्या, ऐसा कोई हर्ब जिसको हॉरिजॉन्टली जमीन के अंदर, ये अगर प्लांट है तो हॉरिजॉन्टली आप जमीन के अंदर उगा रहे हो, और इसके जो स्टेम्स होते हैं उसको हम रिजोम बोलते हैं, इसीलिए रिजोमेटस। ये अगेन आपको पता ही है टर्मरिक कहाँ कहाँ पे काम आता है, तो कॉन्डिमेंट्स में, डाइज में, एरोमेटिक सेगमेंट्स में आपको काम आता है। इंडिया टर्मरिक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और 80% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन इंडिया से ही होता है। कौन से स्टेट्स में ग्रो करता है, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू प्रिवेसी। अगेन ये भी पीवाईक्यू का पार्ट है, 2 बार आ गया था। तो के एस पुट्टस्वामी 2017 जजमेंट में बोल दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21, और ये एक इनएलिएनेबल राइट है। ओके, न्यूज में क्यों था भैया के एस पुट्टस्वामी, तो जो जस्टिस थे, जस्टिस के एस पुट्टस्वामी, उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, उनके लिए, इसीलिए ये न्यूज में था। अब ये राइट टू प्राइवेसी का ग्लोबली क्या है भाई सिनारियो है, तो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर, उसके आर्टिकल 12 के अंदर ये आता है। और आईसीसीपीआर मतलब कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके ये आर्टिकल 17 के अंदर आता है, जो सेम बात करते हैं कि किसी की, हर एक के पास अपनी राइट टू प्राइवेसी है, आर्बिट्री इंटरफेरेंस कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही कोर्ट ने, यूएस की कोर्ट ने मार्क जकरबर्ग को पकड़ा था, अपना ये फेसबुक व्हाट्सएप के मालिक, और यही सवालात हुए थे कि आप किसी की राइट टू प्राइवेसी को क्यों वायलेट कर रहे हो। कैसा लगेगा कि आपको कोई पता कर ले कि आप कहाँ पे घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं अच्छा लगेगा, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज डाली है उनके ऊपर। तो भाई रिसेंटली जो कस्टडियंस है हर्बल ट्रेडिशनल नॉलेज के, उनको पेटेंट मिल गया है, सॉरी हर्बल पेटेंट मिल गया है, दैट्स इट। अभी कस्टडियंस कौन है, जिनके पास, जिन लोगों के पास ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, उनको ये मिला है। कौन सी जगह पे ये थे, तो जम्मू कश्मीर और गुजरात में ये लोग हैं। नॉलेज होल्डर्स इंटरेक्ट विद इन देयर इकोलॉजिकल सिस्टम एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल फ्लोरा, उनको ये मिल सकता है। ओके, बढ़िया बात है, इसमें ये उनका एक्सपीरियंस होता है, विजडम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया के अंदर 17,000 जितनी हायर स्पीशीज हैं,
7,000 जितने जो है उनके मेडिकल यूज को हम जानते हैं। तो ये सब पैटर्न्स करना जरूरी है, काम भी आएगा। उस दूसरे इनिशिएटिव्स क्या क्या है इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए, तो ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी हमने बनाई है, और नेशनल आईपीआर पॉलिसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी 2018। ओके चलिए, ट्रेडिशनल नॉलेज आपको पता ही है, ठीक है, जो पुरानी चीज़ों से नॉलेज मिलता है ना, हमारे जैसे घर में बोलते हैं ना कि भाई हल्दी ले लो आपका गला ठीक हो जाएगा, उस टाइप का नॉलेज, पर ये थोड़ा सा डीप। फिर है मिशन अमृत सरोवर। देखिए, इंडिया को 75 साल सब पूरे हो रहे हैं, तब हम बोल रहे ना कि भाई ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। बस इसी के चलते हमने, अमृत महोत्सव के चलते हमने अमृत सरोवर बनाए थे, और 75 साल पूरा होने पे बनाए थे, ठीक है, 75 ईयर्स को। इसलिए हमने ये टारगेट रखा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान अगर 75 ईयर्स खत्म हो रहे हैं, तो हम हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाएंगे, जो कि कम से कम 1 एकड़ के एरिया में फैले होंगे। अमृत सरोवर मतलब यही है, तालाब जैसा बनाएंगे, ठीक है, हर जगह पे। ओके ग्रेट। इससे भाई फायदा क्या होगा, तो वाटर कंजर्व हो जाएगा, पीपल पार्टिसिपेशन होगा, आप यूटिलाइज कर पाओगे सॉइल को अच्छे तरीके से, बराबर है। और देयर इज नो सेपरेट फाइनेंशियल अलोकेशन, की कोई अलग से इसके लिए पैसा नहीं दिया गया है। न्यूज में क्यों था, तो भाई प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि इस इनिशिएटिव के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60,000 अमृत सरोवर बन चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ध्यान देना, 75 बना रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू 75 अमृत सरोवर। तो भाई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 एकड़ और 75 अमृत सरोवर। ओके चलिए, फिर इधर देखते हैं ब्रिक, नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। तो भाई रिसेंटली ब्रिक नबी का इनोग्रेशन किया है हमने मोहाली पंजाब के अंदर। ये फॉर्म कैसे हुआ है, तो 2 ऑलरेडी इंस्टीट्यूट थी हमारी, एक नबी नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट नबी, और सेंटर फॉर इनोवेशन एंड अप्लाइड बायो प्रोसेसिंग, इन दोनों को हमने मर्ज करके ये बना दिया है। किसके अंदर ये आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बायोटेक में आता है, तो मेन इसका फोकस क्या क्या है, तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज बनाना, जेनेटिक मैनिपुलेशन के अंदर, मेटाबॉलिक पैथवेज के अंदर, और इंडिया के बायो मैन्युफैक्चरिंग गैप्स को फुलफिल करना। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, तो भाई ये नेशनल कमीशन है, कमीशन दिख रहा है तो उसका मतलब डेफिनेटली ये किसी एक्ट के थ्रू बना है, ठीक है। तो कौन सा एक्ट, तो वही नेशनल कमीशन फॉर एक्ट 2020, जो नाम है वैसा ही एक्ट है, और एक्ट के थ्रू बना है, इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता तो ये बन जाती कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और कहीं पे भी मेंशन नहीं होता, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है, तो वो हो जाएगी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। इसके अंदर 19 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग 1 चेयरमैन, 15 एक्स ऑफिसो एंड 3 पार्ट टाइम मेंबर्स। इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये एक्सेस कर प्रोवाइड करवाएंगे अफोर्डेबल आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड सोआरूपा मेडिकल एजुकेशन की। ये फिर इसी का नेशनल रजिस्टर बनाएंगे, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सोआरिकपा का एक मेडिकल रजिस्टर बनाएंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि दुनिया अपने इंडिया के हर एक कोने तक ये सिस्टम पहुंच पाए, ठीक है। ये जो आयुर्वेदा, यूनानी, ये सब क्या है, ये हमारे ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज का ही पार्ट है, ठीक है। ओके चलिए, अभी बात, हाँ न्यूज में क्यों था, तो रिसेंटली वर्कशॉप फॉर आयुर्वेदा प्रोसेस हैंडबुक कंक्लूड की है ये कमीशन ने, इसलिए न्यूज में था। ओके चलिए, फिर है क्लाउडेड लेपर्ड। सबसे पहले देख लेते हैं चीज क्या है, ठीक है। इसका नाम क्लाउडेड लेपर्ड क्यों है, तो ये जो इनकी आंखें ना, उनके आजू बाजू क्लाउड शेप्स के पैचेस बने होते हैं, इसलिए क्लाउड लेप है। कौन से कलर में होते हैं, तो पेल येलो या फिर ब्राउन कलर्स में हो सकते हैं। ये कौन से एरियाज में यूजुअली रहते हैं, तो डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं। कौन कौन से एरियाज है इसके, तो इंडिया, चाइना, मलेशिया वाले। स्टेटस देख ले, तो आईयूसीएन स्टेटस में ये वल्नरेबल है, साइट्स के स्टेटस में अपेंडिक्स 1 के ऊपर, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर। और इंडिया के अंदर इसका स्टेटस देखे तो एक लौती इंडिया की फर्स्ट क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क हमने बनाया त्रिपुरा के अंदर, विद इन सिपाही जोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये बड़ा था सिपाही जोला, उसके अंदर हमने एक बना दिया नेशनल पार्क त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड के लिए। ग्रेट। न्यूज में क्यों था, तो स्टडी से ऐसा पता चला कि जो ताइवान है ना, वो बेस्ट जगह है इस स्पीशीज को री इंट्रोडक्शन करने के लिए। ओके
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेहनत लगती है और आप करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, इतना सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।